तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पर मिलेट के बारे में। सभी बच्चे फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लो। और पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था आपका मेज, ठीक है। उससे पहले हमने राइस पढ़ लिया था। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का ये जो आपका पार्ट है, इसके अंदर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ा था। उसमें समझ लिया था कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में, ठीक है। एज यू नो कि जितने भी जो सीरियल्स क्रॉप है उनमें आपकी जो खरीफ की क्रॉप्स है उसके अंदर राइस है, आपका मेज है, पर्ल मिलेट है और सोरगम है। तो थर्ड क्रॉप है आपका पर्ल मिलेट, जिसको हम बाजरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे और पिछले लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो भी देख ले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक दो क्रॉप, तीन चार क्रॉप नहीं पढ़नी है, कम से कम आपकी 20 के समथिंग टोटल क्रॉप होगी खरीफ के अंदर। लाइक आपका सीरियल्स क्रॉप हो गया, ऑयल सीड हो गया, पल्सेस हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपके फाइबर क्रॉप हो गए, फॉरेस्ट क्रॉप हो गए, ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप, सारी एक एक क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम पढ़ते जाएंगे। अभी हमारी जो सीरियल्स क्रॉप चल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑफ दी जहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो आपके सीरियल क्रॉप से ही होते हैं, ठीक है। पर्ल मिलेट, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान के जितने भी जो बच्चे हैं या फिर राजस्थान में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, क्योंकि पर्ल मिलेट के बारे में तो आपको जानना ही है, ठीक है। बाकी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्ल मिलेट से और मिलेट से आजकल काफी क्वेश्चन है हर एग्जाम के अंदर पूछे जाने लग गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पर्ल मिलेट, जिसको हम बाजरा बोलते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि कैसा बाजरा आप लोगों को दिखता है। थोड़ी साइंटिफिक स्टडी, जो आपका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है उनके बारे में देख लेते हैं कि बाजरे को बेसिकली हम आपका बुल्डस मिलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद कैटल मिलेट है, कैंडल मिलेट है, स्पाइक मिलेट है, डार्क मिलेट है, बाजरे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नाम की मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली तीन साइंटिफिक नाम इसके पढ़े जाते हैं। एक आपका है पेनिशिटम ग्लूकम, ठीक है, पेनिशिटम ग्लूकम। दूसरा आपका है पेनिशिटम टाइफॉइडिस और तीसरा आपका है पेनिशिटम अमेरिकन, ठीक है। ये तीन बेसिकली आपको स्पेसीज हर जगह दिखेगी, या तो पेनिशिटम ग्लूकम है, या पेनिशिटम टाइफाइडिस है, या फिर पेनिशिटम अमेरिकन। ये आपका इसका साइंटिफिक नाम है। फैमिली आपको पता है, जितनी भी जो सीरियल्स क्रॉप है उनकी फैमिली ग्रेमिनी पोएशी हम जानते हैं, जिसे ग्रासेस फैमिली के नाम से भी जानते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है हर बार, सीड आपका जो फ्रूट टाइप है, ठीक है। फ्रूट टाइप मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी जो सीरियल्स क्रॉप है उनका जो आपका फ्रूट टाइप होता है वो कैरियोप्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस कहलाता है। ये चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में क्रोमोसोम नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, ठीक है। गुणसूत्र की मैं बात करता हूं तो पहले मैंने आपको राइस के अंदर 2:24 बताए थे। फिर मैंने आपको मेज पढ़ाया था, ये आपका राइस हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को मेज पढ़ाया था और मेज में क्रोमोसोम नंबर 2:20 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं शोरगम, शोरगम एंड पर्ल मिलेट की, ठीक है, पर्ल मिलेट की। इनके अंदर जो आपके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2:14 होते हैं। तो ये क्रोमोसोम नंबर है आपके जितने भी जो सीरियल्स क्रॉप है उनके आप लोगों को याद रखने हैं। इन्फ्लोरोसेंस जैसे जैसे हम साथ में पढ़ते आ रहे हैं, हमने पढ़ा है, पेनिकल पढ़ा था राइस के बारे में, उसके बाद में इन्फ्लोरोसेंस, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पहले आपको बता देता हूं। इन्फ्लोरो सेंस, ठीक है, जिसको आप पुष्पक्रम बोलते हैं, वो आपका सबसे पहले हमने राइस के बारे में पढ़ा था, तो वहां क्या था? पेनिकल था, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था मेज, तो मेज में दो थे, नर अलग था, मादा अलग था। वो क्या था आपका? टेशल और सिल्क। क्या था? टेशल एंड सिल्क, ठीक है। ये आपका फीमेल है और ये आपका टेशल है, मेल है। अब हम पढ़ रहे हैं पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट का क्या है? बेसिकली आपका एड है। क्या कहलाता है? एड कहलाता आपका पेनिकल का टाइप। यहां तक चीजें क्लियर। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी फैमिली जो अभी बताई है पोएसिया, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जो आपका ओरिजिन है। बहुत बार क्वेश्चन इसके ओरिजिन से पूछा गया है। उत्पत्ति स्थल जिसको आप बोलते हैं वो आपका इसका अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है, ठीक है। तो यहाँ हो गया वेस्ट अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, या फिर आप अफ्रीका भी बोल सकते हैं। बेसिकली आपको मोस्ट ऑफ दी जगह अफ्रीका ही मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेसीज इसकी टोटल आपकी 32 स्पेसीज है, ठीक है। इन दी जीनस पेनिशिटम ओनली टू, पेनिशिटम ग्लूकम एंड पेनिशिटम परफ्यूरम, नोन एज जो आपके आउटसाइड अफ्रीका, ठीक है।
ये सब चीजें आपको याद रखनी है, इनको कुछ कर भी नहीं सकते हो, आपको याद करनी ही पड़ेगी। कैंड मिलेट बोलते हैं, स्पाइक मिलेट बोलते हैं, डार्क मिलेट बोलते हैं, कट मिलेट बोलते हैं, बुल्डस मिलेट है, बाजरा है, ठीक है। उसके बाद में पेनिसिटम टाइफाइडिस हो गया, पेनिसिटम ग्लूकम हो गया और पेनिसिटम अमेरिकम हो गया, इसके आपके बॉटनिकल नेम, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब उसका वितरण है, कहां कहां पे फैलाव है बाजरे का। तो सबको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा इसका जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करें, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है एरिया के हिसाब से वो कहां होता है, इंडिया के अंदर होता है। अराउंड ऐसा माना जाता है अराउंड 40% प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। और इंडिया में अगर प्रोडक्शन की बात करूं, प्रोडक्शन एंड एरिया की बात करूं तो वो कौन सा स्टेट है, राजस्थान है, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो वो आपकी सबसे ज्यादा कहां पे होगी रे, हरियाणा में। कहां होगी, हरियाणा के अंदर। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इंडियाज रैंक फर्स्ट एरिया एंड प्रोडक्शन of bajra contributing 40% of world production. Rajasthan is first area and total production. Haryana is the in a productivity, उपज की जो क्षमता होती है पर हेक्टर जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा वो हरियाणा का है। राजस्थान अराउंड 55% फॉर 55% एरिया एंड 40% प्रोडक्शन 2021-23 के अकॉर्डिंग। ऐसा माना जाता है कि पूरे एरिया अगर भारत में बात करें तो 55% जो एरिया है पर मिलेट का वो राजस्थान का है और 40% पूरे प्रोडक्शन का वो आपका पूरा कहां पे है, प्रोडक्शन का राजस्थान के अंदर है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये फॉर राजस्थान, ठीक है। ओके उसके बाद में इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 इकोलॉजिकल जोन फॉर बाजरा कल्टीवेटेड बेस्ड ऑन रेनफॉल, सॉइल एंड टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रिशनल वैल्यू एज यू नाउ कि सबसे ज्यादा ये बाजरे जिनके लिए जाना जाता है वो होता है कि मिनरल्स इसके अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और फैट भी काफी अच्छा खासा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी काफी भरपूर मात्रा में इनके अंदर पाए जाते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट कैसे होते हैं, कितने होते हैं, तो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा पर मिनट के अंदर आपके पाए जाते हैं। प्रोटीन की बात करूं तो अराउंड 11.6% है वो आपकी हायर क्वालिटी वाला प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। अराउंड 5% फैट इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा आपका होता है सीरियल्स क्रॉप की मैं बात करूं तो, ठीक है, क्योंकि एनर्जी भी सबसे ज्यादा मिलती है, फैट, प्रोटीन, मिनरल सारी चीजें पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखना कि फैट परसेंटेज आपका 5% सबसे ज्यादा बाजरे में पाया जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो बाजरे का आटा होता है वो थोड़े टाइम बाद में खट्टा पड़ने लग जाता है। इसका रीजन क्या है कि अगर बाजरे में आप मतलब क्या है कि भाई ये फैट परसेंटेज है बाजरे के अंदर 5% पाया जाता है। और आपने कभी नोटिस किया होगा कि बाजरे का जो आटा है वो खट्टा क्यों पड़ता है, तो बाजरे के अंदर सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज होता है, ठीक है। सीरियल क्रॉप की बात करूं तो 5% के समथिंग इसके अंदर वसा की मात्रा होती है। उसकी वजह से बाजरे के आटे को हम लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हैं और बाजरे के आटा एक 2-3 दिन के बाद में, 4-5 दिन के बाद में खट्टा पड़ने लग जाता है अगर हम प्रोसेसिंग करके उसकी पैकेजिंग नहीं करते हैं तो ये चीज ध्यान रखना कि बाजरे का आटा खट्टा क्यों पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर सीरियल्स क्रॉप में सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज पाया जाता है, उसकी वजह से बाजरे का आटा है वो खट्टा पड़ने लग जाता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं मिनरल्स, खनिज में 2.7% जो लो है एवं जिंक से भरपूर इसके अंदर आपके क्या पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है, जिसके अंदर फेरस भी बहुत हायर क्वालिटी के अंदर होता है, अमाउंट के अंदर होता है, और जिंक भी हायर अमाउंट के अंदर होता है। 2.7% मिनरल्स है वो बाजरे के अंदर पाया जाता है। और एनर्जी की बात करूं तो अनाजों में सर्वाधिक एनर्जी है वो आपकी बाजरे के अंदर है, 361 कैलोरी 100 ग्राम बाजरे से आपको एनर्जी मिलती है। स्पेशल नोट की बात करूं तो बाजरा इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिएंट जो आपका न्यूट्रिटियस सीरियल्स, ठीक है, न्यूट्रिटियस सीरियल्स रिच इन आयरन, जिंक एंड एनर्जी, सुटेबल फॉर एरिड एंड सेमी एरिड डाइट्स, ठीक है। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूं सीरियल्स क्रॉप के अंदर आयरन और जिंक इसके अंदर हाई पाई जाती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो हाई होती है उसके अंदर, उसकी बात करता हूं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट वेराइटी के बारे में। वेराइटी देखो सबको पता है बाजरा आपका क्रॉस पोलिनेटेड है, ओपन क्रॉस पोलिनेटेड माना जाता है बेसिकली, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन होता है बाजरे के अंदर, क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। कंपोजिट या ओपन आपके पोलिनेटेड वैरायटी की बात करूं तो WCC 75 जो इक्रीशेट, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं ICMV 221, उसके बाद में बात करता हूं आपके ICTP
8203, उसके बाद MH 1236, उसके बाद में बात करता हूं MH आपकी 7792, उसके बाद में आपका 86M86, ये जो आपका M86 है, थोड़ा इसमें टाइप मिस्टेक हो गया, ठीक है। उसके बाद में BK 560, उसके बाद में आपका बाबापुरी हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये आपको नाम है ना, नाम तो भाई सबको बताइए यार, बहुत सारे फैन भी हैं जो क्रिकेट फैन है, उनको ये नाम तो हमेशा याद रहेगा कि RCB2, ठीक है। RCB2 जो आपकी वेराइटी है वो किसकी है मेरे भाई? बाजरे की वेराइटी है, ठीक है। याद रखना कि RCB2 जो वेराइटी है वो किसकी वेराइटी है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बाजरे की वेराइटी है, ठीक है। बाजरा तो सब खाते हो ना, उसके नाम से याद रख लेना कि RCB2 किसकी वेराइटी है? बाजरे की वेराइटी है। राज 171 ड्यूल पर्पस कंपोजिट वेराइटी फॉर बोथ ग्रेन एंड फोडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में ड्यूल पर्पस वेराइटी द्विउद्देश्य के लिए जो केशम है, पुस्सा 1201 यूज फॉर ग्रेन एंड फोडर, हाई बायोमास यील्ड। उसके बाद में बायो फर्टिफाइड वेराइटी जैव संपोषित केशम, ठीक है, जिसको आप धाना शक्ति 2014 इंडिया फर्स्ट बायो फर्टिफाइड वेराइटी, हाई इन आयरन एंड जिंक, ठीक है। हाइब्रिड वेराइटी जो आपकी संकर किस्म है, HB फर्स्ट 1965, फर्स्ट हाइब्रिड इन दी वर्ल्ड, HHB 45। उसके बाद में HHB 67 इंप्रूव्ड अर्ली मैच्योरिंग 65 to 70 डेज। उसके बाद में रेजिडेंट टू डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। RHB 177, PHB 3 पूसा मोती हाई यील्डिंग वेराइटी है, ठीक है। चलो, ये वैरायटी तो आप लोगों को याद होगी, जो इंपॉर्टेंट वैरायटी बताई है वो लोगों को बेसिकली याद करनी ही होती है, कोई आपके पास में ऑप्शन है नहीं कि आप कोई दूसरा ऑप्शन साथ में फॉलो कर लोगे, ठीक है। आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ये चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं आगे वैरायटी के बाद में, जो आपके सिंथेटिक कृत्रिम संकर जो वैरायटी है वो है आपकी ICMS 7703, ठीक है। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, जलवायु की जो आवश्यकता है, टेम्परेचर जो वेजिटेटिव टेम्परेचर होता है वो 28 से 32 डिग्री ऑप्टिमम फॉर ग्रोवर्थ। उसके बाद में बात करता हूं टेम्परेट जो आपके टोटल ग्रोवर्थ का 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, आइडियल फॉर टिलरिंग एंड ग्रेन फिलिंग। उसके बाद रेनफॉल रिक्वायरमेंट 250 से 350 मिलीमीटर, लोवेस्ट अमंग सीरियल, लाइट लॉन्ग डे क्रॉप, गुड सनलाइट, इंक्रीज यील्ड, ठीक है। उसके बाद में इसके ड्रॉट नेचर की बात करता हूं तो ड्रॉट स्किपिंग क्रॉप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉट स्किपिंग क्रॉप, ठीक है। कंप्लीट लाइफ साइकिल अर्ली। अब समझो, मेरी बात को समझना, एक आप आगे पढ़ोगे सोरगम और अब पढ़ रहे हो पर्ल मिलेट। आपने सुना होगा कि सूखे के अंदर ज्वार और बाजरा सूटेबल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द सुटेबल एग्जाम्पल फॉर ड्रॉट टॉलरेंट। एक है ड्रॉट टॉलरेंट, एक है ड्रॉट स्कैपिंग। इसका मतलब होता है कि अगर फसल, इसमें क्या होता है ना, ज्वार आपको बिना पानी भी लंबे टाइम तक जीवित देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसकी जो मोटर शेल होती है, इसके अंदर क्या होती है? मोटर शेल होती है, जो क्या करती है, जो बाहर की पत्तियां होती है ना, जो ज्वार की पत्तियां होती है, ठीक है, उसके अंदर एक मोम की तरह काम करता है ऊपर लपेटे, जिसके अंदर मतलब आसानी से उसका जो वाष्पोत्सर्जन है वो बाहर नहीं जा सकता है, पानी उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, तो वो लंबे टाइम तक बिना पानी के जीवित रह सकती है। आई बात समझ में? लेकिन ये जो पर्ल मिलेट के केसेस में क्या है कि ड्रोट स्केपिंग, इसका मतलब ये है कि बाजरे को हम मानते हैं कि कम पानी की जरूरत होती है, लेकिन अगर पानी की कमी होगी तो बाजरा क्या करेगा? हालांकि ऐसा तो है नहीं कि वो पानी से लड़ सकता है, ये पानी से लड़ नहीं सकता, ये अपना जीवन काल है पहले ही पूरा कर लेता, एक टाइम से पहले ये अपने जीवन काल को पूरा कर लेगा, ताकि बाद में ऐसा मतलब ना लगे कि प्रोडक्शन डिमांड। देखा आपने कभी कभार देखा होगा कि बाजरे को अगर पानी नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, टाइम से पहले ही अपना आप काम खत्म कर लेता, मतलब उसके दाने पकने लग जाएंगे, ठीक है, और पूरा मैच्योर हो जाता है। तो इसलिए उसको बोला जाता है ड्रोट स्केपिंग, मतलब
बारिश जो सूखा आता है उससे पहले अपना जीवन चक्र है उसको खत्म कर देता है, ठीक है। लेकिन शोरगम जो आपका ज्वार है उसके केस में यह है कि अगर ज्वार को लंबे टाइम तक पानी नहीं मिलता है तो मैंने बताया मोटर सेल होती है उसके अंदर जो, ठीक है, मदर सेल की तरह काम करता है, जो उसके ऊपर एक मोम का वो ऊपर लेयर होती है, उसके वजह से पानी ऐसा डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकता है, मतलब वाष्पोत्सर्जन से सॉरी बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो वो लंबे टाइम तक आप रखोगे उसको, पानी नहीं दोगे तो भी वो जीवित रह सकते हैं, इसलिए उसको कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। आगे मैं ज्वार में आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं सॉइल रिक्वायरमेंट की, मृदा आवश्यकता के बारे में बात करता हूं। बेस सॉइल, वेल ड्रेनेड सैंडी, लोमी और आपका सैंडी सॉइल। उसके बाद में टॉलरेंट पुअर फर्टिलिटी बट सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। सॉइल पीएच 6 to 7.5 न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक सॉइल होनी चाहिए, ठीक है, मतलब 6 से 7.5 तक पीएच, मतलब न्यूट्रल सॉइल। मैंने कल की क्लास में आपको यही समझाया था। एप्लीकेशन ऑफ एफआईएम और कंपोस्ट 5 टन पर हेक्टर, ठीक है। improve soil structure and water holding capacity, after that आप suitable for rainfed and dryland condition के लिए भी suitable माना जाता है। field preparation यानी कि खेत कैसे तैयार करना है, वन डीप जो आपका प्लॉगिंग होती है, आपको फ्लोइंग करनी है, डीप फ्लोइंग करके आपको सॉइल टर्निंग, फ्लो बिफोर मानसून, 2 or 3 हैरोइंग टू मेक फाइन टिल, ठीक है। उसके बाद में फील्ड शोल्ड भी लिव्ड विथ प्रॉपर ड्रेनेज। उसके बाद में आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ एफआईएम एट द रेट 5 टन पर हेक्टर ड्यूरिंग लास्ट हैरो, ठीक है। उसके बाद में सोविंग और जो बुआई का टाइम है उसके बारे में हम बात करते हैं। टाइम ऑफ सोविंग यानी कि आपको पता है कि जब फर्स्ट फोर्टनाइट जो आपका फोर्टनाइट ऑफ जुलाई होता है, वर्षा के प्रारंभ में इसकी बुआई करते हैं। सीड रेट बेसिकली 4 से 5 केजी ली जाती है और राजस्थान के अंदर जो सैंडी सॉइल होती है उसके अंदर 4.5 केजी पर हेक्टर इसकी सीड रेट ली जाती है। उसके बाद में स्पेसिंग की बात करता हूं, यानी कि कतार से कतार और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है, आर गुना पी का जो डिस्टेंस है वो 45 गुना 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद में प्लांट पॉपुलेशन की अगर बात करता हूं तो 1.75 से 2 लाख पर हेक्टर, डायरेक्ट रेनफॉल 1.6 लाख पर हेक्टर। सोविंग डिप्थ की बात करता हूं तो 2 से 3 सेंटीमीटर। सीड ट्रीटमेंट की बात करता हूं 0.2 सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर KNO3 से आपको सीड ट्रीटमेंट करने हैं, क्योंकि मैं आगे आपको एक डिजीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें एक्चुअल में क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि उसके दाने हैं वो धीरे धीरे खारे पड़ने लग जाते हैं, या फिर उसके अंदर अरगट जो बीमारी होती है, तो उससे बचाने के लिए सोडियम क्लोराइड जो नमक का घोल होता है उससे पहले दानों को क्या कर देना चाहिए आपको, उसके नमक के घोल के अंदर पूरा ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में खेत में डालना चाहिए। उसके बाद में बात करता हूं ट्रांसप्लांटिंग मेथड, ठीक है। पौधरोपण की जो डेवलप्ड बाय द आर.सी. गौतम, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, नाम याद रखना कि जो बाजरे के अंदर जो नर्सरी का मेथड, हम भाई बेसिकली हमने नर्सरी का मेथड बहुत कम ही देखा है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बाजरे की पहली नर्सरी तैयार करते हैं उसके बाद में खेत में लगाते हैं, ठीक है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे, आर.सी. गौतम नाम था उनका, और उन्होंने ये सबसे पहले जो आपके ट्रांसप्लांटिंग मेथड है, ठीक है, नर्सरी वाला मेथड है, उनकी शुरुआत इन्होंने डेवलप्ड किया था। नर्सरी का जो एरिया होता है 1 हेक्टर के लिए 500 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो सफिशिएंट माना जाता है। सीड रेट होती है वो 2 केजी पर हेक्टर है। शीडलिंग एज है वो 20 से 25 डे आफ्टर सोविंग, 3 to 4 वीक्स। सोविंग डिप्थ इन नर्सरी 1.5 सेंटीमीटर। एडवांटेज जो आपका ड्रोट, ठीक है, एविडेंस अर्ली स्टेब्लिशमेंट और यूनिफॉर्म स्टैंड, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं आपके इरिगेशन मैनेजमेंट, ठीक है, जो आपके सिंचाई प्रबंधन के बारे में बात करता हूं, तो यहाँ पे आपका क्राउन रूट इनिशिएशन CRI, जो बेसिकली आपने राइस के अंदर देखा, सॉरी धान के अंदर देखा, क्या बोल रहा हूं मैं, गेहूं के अंदर, वीट के अंदर, ठीक है, वीट के अंदर देखा होगा, ठीक है। क्राउन रूट इनिशिएशन ये आपका BL भारद्वाज ने दिया था, बता देता हूं, हालांकि अगले सेमेस्टर में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। क्रुशियल फॉर टिल्डिंग, जब आपके टिलर्स आते हैं उस टाइम, ठीक है। उसके बाद में बेसिकली इसकी बूटिंग स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज मानी जाती है फॉर इरिगेशन, ठीक है। टोटल 2 to 3 इरिगेशन आर सफिशिएंट, अवॉइड वाटर लॉगिंग एंड क्रॉप कैन टॉलरेट ड्रॉट बट रेस्पॉन्ड वेल
टू आपके प्रोटेक्टिव इरिगेशन, ठीक है। उसके बाद में मैन्योर और फर्टिलाइजर की बात करता हूं तो बेसिकली इसके अंदर 40 से 60 केजी पर हेक्टर नाइट्रोजन और इरिगेटेड के अंदर 100 केजी पर हेक्टर आपका नाइट्रोजन दिया जाता है, स्प्लाइड इन 2 डोज, मतलब आपको एक साथ में नाइट्रोजन नहीं देना है, यूरिया नहीं देना है, एक डोज के अंदर आपको देना है 1/2 एट सोविंग 1/2 एट टिलरिंग, ठीक है। फास्फोरस जो आपको 20 से 30 केजी पर हेक्टर, इरिगेटेड के अंदर 40 से 50 केजी पर हेक्टर, बेसल एप्लीकेशन पोटेशियम 20 केजी पर हेक्टर, 20 केजी पर हेक्टर आपको इरिगेटेड में देना है फॉर बेसल डोज। एफआईएम में 5 टन पर हेक्टर और इरिगेटेड में भी आपको एफआईएम है वो 5 टन पर हेक्टर देना है, वो सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन को इंप्रूव करने का काम करता है। जिंक डिफिशियंसी इन कॉमन इन सैंडी सॉइल, अप्लाई जिंक सल्फेट 25 kg once in 2 to 3 ईयर। बेसिकली मेरे हिसाब से आपको है ना 20 से 25 केजी जिंक है वो पर ईयर डाल देना चाहिए जब आप बाजरी की खेती करते हो, क्योंकि आप कभी ऑब्जर्व करना, मैंने तो ये चीजें खेत के अंदर प्रैक्टिकली देखी है, आप नॉर्मली जिंक मत डालो, आप देखो प्रोडक्शन कितना कम होगा। आप खेत के अंदर जिंक डाल के देखो आप, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं लेकिन 1.5 गुना प्रोडक्शन आपका बाजरे के अंदर 101% बढ़ेगा। ये आप अगले साल ट्राई कर लेना, ठीक है। वीड मैनेजमेंट की बात करता हूं तो क्रिटिकल पीरियड होता है वो 15 से 30 डे आफ्टर सोविंग, 2 हैंड वीडिंग एट 15 डे आफ्टर सोविंग एंड 30 डे आफ्टर सोविंग आर इफेक्टिव। केमिकल कंट्रोल एट्राजिन 0.5 kg पर हेक्टर, प्री इमरजेंस विद इन 1 to 2 डे आफ्टर सोविंग। उसके बाद में इंटरक्रॉपिंग सिस्टम जो आपका अंतर्वर्तीय फसल प्रणाली है, कॉमन कॉम्बिनेशन बाजरा और पिजन पी का 2:1, बाजरा जो आपका ग्रीन ग्राम कॉफी उनको भी साथ में ले सकते हैं। पेड रो स्पेसिंग 30 to 70 सेंटीमीटर फॉर इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं मैं आपके हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज के अंदर, बेसिकली जब इसका हार्वेस्टिंग करते हैं 15 से 20% तक इसके अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। हार्ड डॉट स्टेज, जब दाने आपको पूरे पके हुए लग रहे हैं, ऐसे हाथों से नॉर्मली टूटे नहीं। उसके बाद में शेप स्टोरेज 12 डिग्री जब आपको लग रहा है, टेम्परेचर हो चुका है, पूरा बाजरा सूख चुका है, ठीक है, जब आप दांतों से खाओगे वो कड़कड़ाहट की आवाज आती है, ठीक है, उस टाइम उसकी क्या कर लेनी चाहिए, हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए, मशीन से निकाल देना चाहिए और फिर आपको स्टोरेज कर लेना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आपके हार्वेस्ट व्हेन स्पाइक टर्न ब्राउन एंड ग्रेन हार्डन, ठीक है। उसके बाद में आपका थ्रेश बाय दी बाइटिंग और मैकेनिकल थ्रेश है, ठीक है। उसके बाद में बेटिंग और मैकेनिकल हो गया, सॉरी बैटिंग नहीं, बेटिंग। उसके बाद में स्टोर इन ड्राई इंसेक्ट फ्री गोडाउन्स, ठीक है। उस देखो आपको जब गोदाम के अंदर ही आप लेके जाते हो तो ध्यान रखना कि कोई कीड़े वीड़े ना लगे, ठीक है, और एकदम सूखा बाजरा होना चाहिए। कभी कभार थोड़ा थोड़ा नमी होता है तो बाजरा खारा पड़ने लग जाता, तो ये हो जाता, तो थोड़ा ध्यान रखना। पेस्ट भाई यही है कि सॉफ्ट प्लाई लगता है, इसके अंदर स्टेम बोरर लगता है, ये एंटो का पार्ट है, फिर भी मैंने साथ में जोड़ दिया तो पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा। स्टेम बोरर है, एफिड वगैरह ये इसके अंदर बेसिकली लगते हैं, ठीक है। फिर मेजर डिजीज की बात करता हूं तो डाउनी मिल्ड्यू है आपका, ठीक है। उसके बाद अर्गट डिजीज है और स्मट है और रस्ट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका डाउनी मिल्ड्यू जिसको आप ग्रीन ईयर बोलते हैं, और अर्गट जिसको आप आपका क्या बोलते हो, सोगरेन डिजीज बोलते हो, ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू ग्रीन ईयर है वो आपका स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला की वजह से होता है, और अर्गट है वो कैलियोसेप्सिस फ्यूजिफॉर्मिस की वजह से होता है, ठीक है। ये दो आपको याद रख लेना है, बाकी सब पैथो एंटो के पार्ट है, ठीक है। ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर इन ईयर, ठीक है, मतलब देखोगे ना आप, ईयर जो हेड होता है उसके अंदर आपका ग्रीन लीफ आ जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस वैरायटी HHB 67 इंप्रूव ट्रीटेड शीट विद दी मेटा एक्सएलआई 6 ग्राम पर केजी, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं स्टिक की हनी ड्यू सिक्रेशन होने लग जाता है, ठीक है। अर्गट डिजीज मैंने पहले भी बताया था, जीनेब और मैनकोजिब 0.2% क्रॉप रोटेशन, और आपको क्या करना है 0.2% का जो एनेशेड सोडियम क्लोराइड है उसका घोल लेना है, बाकी आपका स्मट और रस्ट जो नॉर्मल डिजीज सब में होता ही है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं एल्ड कितना होता है, कंडेंस ग्रेन जो आपका एल्ड फोडर एल्ड के लिए बात करता हूं तो रैनफेड में 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टर, ठीक है। और इरिगेटेड के अंदर आप देखोगे तो आपको
दाना मिलेगा जो 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टर। लेकिन जो आपके फूडर है वो आपको रेनफेड के अंदर 40 से 50 क्विंटल, इरिगेटेड के अंदर 60 से 80 क्विंटल पर हेक्टर इसका फॉडर मिलता है जो आप पशुओं को खिलाते हो। की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एचबी फर्स्ट 1965, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पर्ल मिलेट, ठीक है, एचबी फर्स्ट है, एचबी फर्स्ट नाम याद हो जाएगा ना, हाइब्रिड फर्स्ट बाजरे का, ठीक है, बी का मतलब बाजरा, हाँ, हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट 1965 में जो डेवलप हुआ था, बाजरे का पहला वर्ल्ड के अंदर हाइब्रिड था। एचएचबी 67 इंप्रूव्ड अर्ली मैच्योरिंग एंड रेजिस्टेंट डाउनी मिल्ड्यू। उसके बाद में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी है वैरायटी जो 2014 के अंदर डेवलप्ड हुई थी, वो है आपकी धनशक्ति, ठीक है। फर्स्ट बायो फर्टिफाइड बाजरा, हाई आपका फेरस और जिंक की मात्रा, ठीक है। पर्ल मिलेट ड्रॉट स्केपिंग और सोरगम है वो आपका ड्रॉट टॉलरेंट होता है, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट 250 से 300 मिलीमीटर लोवेस्ट अमंग सीरियल्स। ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो आपका 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्रॉस पोलिनेटेड ड्यू टू आपका प्रोटोगैनी की वजह से। उसके बाद में ऑप्टिमम इंटरक्रॉपिंग स्केपिंग है वो स्पेसिंग है वो आपका 30 या 70 सेंटीमीटर। सेफ स्टोरेज आपका मॉइस्चर 12%, ठीक है। उसके बाद में आपका फर्टिलाइजर का डोज है वो 100-50-20, ठीक है, 150-20 का देना है। ये आपका नाइट्रोजन होना चाहिए इतना, उसके बाद ये आपका फास्फोरस होना चाहिए और ये आपका पोटाश होना चाहिए, ठीक है। ये आपका पूरा पर्ल मिलेट था जो बेसिकली आपको जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करवा दिया। होपफुली ये जो पर्ल मिलेट के अंदर जो भी चीजें मैंने कवर करवाई है एक बार आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत ईजी सा टॉपिक था, ये आपका कवर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे वो आपका सोरगम पढ़ेंगे, वहां तक अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना। मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।